रेलवे ने की 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी। 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज से जारी। रेलवे ने 2 घंटे में 1,49,000 से ज्यादा टिकट बेचे। स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यात्रियों के आवागमन को लेकर जारी करेगा दिशा निर्देश। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू नागरिक उड़ानों के शुरू होने की दी जानकारी। मंत्रालय ने हवाई अड्डों और विमान कंपनियों को 25 मई से तैयार रहने को कहा। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत भारतीयों का लौटना जारी। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए करीब 1500 भारतीयों को लाया गया स्वदेश। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत और कतर से लौटे भारतीय विशेष विमान के जरिए सिडनी से भारतीयों की आज होगी वापसी। कैबिनेट सचिव ने की ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा, मौसम विभाग और एनडीआरएफ द्वारा उठाए कदमों से नुकसान हुआ कम। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई शहरों में जलभराव। चक्रवात के कारण हुए हादसों में 10 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के तट पर तबाही मचाने के बाद चक्रवात अम्फन पहुंचा बांग्लादेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से उद्योगों और करोड़ों लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। रक्षा मंत्री ने किया रक्षा उपकरणों के उत्पादन से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के ई कॉन्क्लेव को संबोधित। आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 63,624 सक्रिय मामले। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 45,299, जबकि 3,435 लोगों की मौत हुई। और दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 49,92,000 से ज्यादा, जबकि 3,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 15,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। रेलवे द्वारा 1 जून से चलाई जाने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग आज 10 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इस वेबसाइट पर अभी केवल 73 ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से दोपहर 12 बजे तक 2.90 लाख से ज्यादा यात्रियों ने 1.49 लाख से ज्यादा टिकट बुक करा लिए हैं। रेलवे ने दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी सहित कई ट्रेनों की सूची जारी की थी। इसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोचों के लिए बुकिंग हो रही है। इन ट्रेनों के अलावा 1 मई से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। लॉकडाउन के बीच अपने घर जाने को बेताब इन मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने महज 20 दिनों में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाकर 25 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया। शुरुआत 1 मई को जहां सिर्फ 4 श्रमिक रेलगाड़ियों से हुई, तो वही यह आंकड़ा आज प्रतिदिन 200 रेलगाड़ियों से ज्यादा का हो चुका है और भारतीय रेल अब इसकी संख्या भी दोगुनी करने जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। हम रेल मंत्रालय जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, इनको डबल करने जा रहे हैं। तो जितने भी संख्या में आज लोग जा रहे हैं, इसके दुगने जा सकेंगे कुछ दिनों में। बस थोड़ा धैर्य करने की बात है। ऑलरेडी करीब 1800 ट्रेन हम चला चुके श्रमिक स्पेशल, जिसमें करीब 25 लाख लोग अपने अपने होम स्टेट जा चुके हैं। अब एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय रेल ने श्रमिक और सामान्य यात्रियों के लिए 1 जून से 100 जोड़ी यानी 200 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सिर्फ वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनकी टिकट आरक्षित होगी, यानी वेटिंग टिकट वालों के लिए इस ट्रेन में जगह नहीं होगी। अगर इन रेलगाड़ियों में टिकट बुकिंग की बात करें तो यात्रीगण सिर्फ आईआरसीटीसी या फिर भारतीय रेल के टिकट बुकिंग ऐप के जरिए ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, न कि आरक्षण केंद्रों से। टिकटों में रियायत भी सिर्फ दिव्यांगजनों और मरीजों को ही मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए
इन ट्रेनों के अंदर दाखिल होने से पहले यात्रियों को गहन स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना होगा। सामान्य दिनों में चलने वाली रेलगाड़ियों की तरह इन ट्रेनों में वातानुकूलित, गैर वातानुकूलित और जनरल कोच होंगे, लेकिन फर्क यही होगा कि जनरल कोच में भी बैठने की जगह आरक्षित होगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसी कोई सुविधा इन ट्रेनों में नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन करंट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। टिकट रद्द कराने की स्थिति में भारतीय रेल के पुराने नियम ही मान्य होंगे। इन रेलगाड़ियों में न तो कंबल तकिया की सुविधा होगी, न ही भोजन की, लेकिन पीने के पानी की उपलब्धता जरूर होगी। यात्रियों को फेस मास्क पहनना और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का किसी इन ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज़्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों पर पैक्ड खाद्य सामग्री, मल्टीपर्पज स्टॉल, बुक स्टॉल, केमिस्ट शॉप खोलने का निर्णय लिया है ताकि मुसाफिरों को सुविधा हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर रिफ्रेशमेंट रूम, फूड प्लाजा को भी खोलने की इजाजत दी गई है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात उड़ान सेवा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के यात्रियों के आवागमन को लेकर आज दिशा निर्देश जारी करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू नागरिक उड़ानें 25 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। शुरू में सिर्फ कुल फ्लाइट्स में से कुछ प्रतिशत को ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमें जो भी अनुभव मिलेगा उस आधार पर हम उड़ानों की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। हम अक्सर ये कहता आया हूँ कि आप पहले रेलवेज को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है, ये महामारी जो है, पर वी हैव टू लिव विद इट। और इसलिए मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना, और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटाइन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कल खाड़ी देशों से 9 विमानों के जरिए लगभग 1500 भारतीयों को वापस लाया गया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और कतर से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमानों के जरिए भारतीयों को देश के अलग अलग हिस्सों में लाया गया। कल देर रात ओमान के सलालाह से उड़ा 180 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक्सप्रेस विमान केरल के कालीकट पहुंचा। कल ओमान से कुल 3 उड़ानें भारत पहुंची। कल कतर के दोहा से एक विमान 177 यात्रियों को लेकर हैदराबाद और एक अन्य विमान 140 यात्रियों को लेकर विशाखापत्तनम पहुंचा। वहीं सऊदी अरब के रियाद से कन्नूर के विमान के जरिए 152 यात्री लौटे और दम्मम से बेंगलुरु वाले विमान में 164 यात्री लौटे। दुबई से कोच्चि और भुवनेश्वर भी 2 विमान 177 और 148 यात्रियों को लेकर लौटा। कुवैत से तिरुवनंतपुरम वाली उड़ान में 175 यात्री सवार थे, जबकि मस्कट से बेंगलुरु वाली उड़ान के जरिए 177 यात्री लौटे। इन विमानों में कामकाज करने वाले गर्भवती महिलाओं और फंसे हुए यात्रियों के अलावा बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई थी। मंगलवार को भी खाड़ी देशों से 1000 लोग लौटे थे। और वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भारतीय एयर इंडिया के विमान से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तो वंदे भारत अभियान के तहत यात्रियों का स्वदेश आना जारी है और विभिन्न देशों से उड़ानें जो हैं वो भारत पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। और घरेलू उड़ानों पर लॉकडाउन के दिशा निर्देशों से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध के संबंध में दिए आदेश हटा दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि उड़ानों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।
देश भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य प्रशासन से जून और जुलाई के महीनों में कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से आने वाले 2 महीनों में बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, कर्मचारी और अस्पतालों में बिस्तरों को तैयार रहने को कहा है। राजभवन में कोरोना पर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में राज्यपाल ने धारावी जैसे कंटेनमेंट जोन में खास कदम उठाने की बात कही। साथ ही राज्यपाल ने गैर कोविड रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा में कोई दिक्कत ना हो, इस पर ध्यान रखने को कहा। साथ ही कोरोना योद्धाओं को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देकर प्रोत्साहित करने की बात भी उन्होंने कही। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में शर्तों में ढील दिए जाने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में आवश्यक चीजों के अलावा अन्य गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। दिल्ली में सरकार के दिशा निर्देशों के तहत पार्क और गार्डन खोल दिए गए हैं। इसी तरह दिल्ली की ही ओखला में स्थित सब्जी और फल मंडी में लोग खरीदारी करने के लिए आए। इन लोगों की मंडी में जाने से पहले दिशा निर्देशों के तहत थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए। इसी तरह आंध्र प्रदेश में राज्य परिवहन निगम ने आज से आंशिक रूप से राज्य के भीतर ही अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टेशन पर लोग बसों में सवारी करते नजर आए। राज्य के कृष्णा क्षेत्र के 38 मार्गों पर आज 106 बसें चलाई जा रही हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 63,624 हो गई है। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 45,299 हो गई है। कोविड से भारत में अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया में अब तक 49,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जो 50 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। वहीं 3,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 15,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। साथ ही 93,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। और अब बात चक्रवात अम्फन की। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज तूफान अम्फन से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तूफान के बाद की स्थितियों को लेकर संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ चर्चा की। बैठक में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने बताया कि मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान और एनडीआरएफ की पहल से की गई तैयारियों के चलते पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख लोगों को, वहीं ओडिशा में करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। इन्हीं प्रयासों की वजह से इस भीषण तूफान के दौरान जान माल का बेहद कम नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता में पुनरुद्धार के लिए एनडीआरएफ अतिरिक्त टीम भेज रही है। भारतीय खाद्य निगम भी पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित लोगों की त्वरित मदद के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न मुहैया कराएगा। ऊर्जा मंत्रालय भी दोनों ही राज्यों में सेवाओं की जल्द से जल्द बहाली में मदद करेगा। और इस विषय पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर से। सुधाकर, आपका स्वागत है। अब पश्चिम बंगाल से टकराने के बाद कमजोर पड़ रहा है अम्फन तूफान, लेकिन उसके बाद जो बचाव कार्य हैं वो कैसे किए जा रहे हैं? खासकर जो लोग राहत शिविरों में हैं वहां किस तरीके की एहतियात आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल रजनी, देखिए 1999 में जो सुपर साइक्लोन ओडिशा में आया था उससे थोड़ी ही कम तीव्रता वाला तूफान ये था अम्फन। हालांकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के चलते और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, चाहे एनडीआरएफ को समय पर पहुंचाने की बात हो, लोगों को इवैक्यूएट करने की बात हो, इन तमाम उपायों के चलते एक तरह से कह सकते हैं जान माल के नुकसान को काफी कम करने में मदद मिली है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है।
और खास तौर से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीएमसी जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बैठक से जुड़े थे। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये जानकारी दी। वेस्ट बंगाल ने बताया कि हमारे राज्य में टेलीकम्युनिकेशन, पावर और कृषि को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि उड़ीसा ने बताया कि हमारे राज्य में कृषि को ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो पहले से ही खासतौर से टेलीकम्युनिकेशन और पावर की बात की जाए तो दोनों राज्यों में जो केंद्र की टीमें हैं, जो ऊर्जा मंत्रालय की, उसके अलावा जो एनटीपीसी और इस तरह की जो तमाम एजेंसीज जो होती हैं वो मौके पर मौजूद है। इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम पहुंचाया गया है क्योंकि बिजली जल्द से जल्द बहाल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि इस तूफान के चलते जगह जगह रोड ब्लॉकेज पेड़ों के गिरने की वजह से या अन्य चीजों के गिरने की वजह से हुए हैं, तो एनडीआरएफ उसको रोड क्लियरेंस का काम कर रही है, उसमें राज्य सरकार की मदद कर रही है। लेकिन एडिशनल टीम अब खासतौर से कोलकाता के लिए, कोलकाता 70-80 किलोमीटर दूर है जो सेंटर था तूफान का, लेकिन कोलकाता में भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो एडिशनल टीम्स जो एनडीआरएफ की वो कोलकाता भेजी जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय की और संभवतः एक इंटर मिनिस्टीरियल टीम जो दोनों राज्यों में नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए दोनों राज्यों को विजिट करेगी। कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया है तमाम मंत्रालयों को, क्योंकि इस बैठक में तमाम अन्य मंत्रालयों के उच्चाधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार जो भी मदद मांगते हैं वो मदद दी जाए, और खासतौर से आपने जानकारी भी दी कि एफसीआई को कहा गया है कि अनाज की उपलब्धता पश्चिम बंगाल। सुधाकर, आपने बताया कि दोनों ही राज्यों में कुछ चीजों को लेकर अलग अलग नुकसान की जानकारी जैसे आपने दी। उड़ीसा में कृषि को ज्यादा नुकसान हुआ है। उन इलाकों की बात करें जहां पर जल भराव है या यहाँ पर जो नुकसान ज्यादा हुआ है, वहां पर राहत कार्य में क्या कोई दिक्कत आ रही है, खासकर जहां पर विद्युत का या संचार का सारा इंतजाम ठप हो गया है, तो किस तरीके से वहां पर राहत पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर से ये बताया गया है क्योंकि पहले से ऐसी तैयारी थी और अभी कुछ घंटे का वक्त ही बीता है। रात में उस तरह से राहत उपायों को करना मुमकिन नहीं था, तो दिन में क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की खास तौर से अगर टीम्स की बात की जाए जिसमें एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पॉस्को, पीओएस, ओसीओ और इसके अलावा ये तमाम जो टीम थी अपने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स के साथ वो मौजूद है। और धीरे धीरे इलाके में जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, क्योंकि कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति है, तो बिजली रिस्टोर करने से पहले राज्य सरकार भी और एजेंसियां भी इंश्योर हो जाना चाहती हैं कि किसी तरह की कोई बिजली के तार या इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। टेलीकम्युनिकेशन पर भी काफी जोर है और जो इंजीनियर्स हैं सेंटर की तरफ से भी और आसपास के राज्यों से भी भेजे गए हैं कि वहाँ जो बिजली के पोल हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के पोल्स हैं, उनको खासा नुकसान पहुंचा है। तो आज शाम या कह सकते हैं कल तक एक नॉर्मल स्थिति बनाने में जरूर मदद मिलेगी। और एडिशनल एनडीआरएफ इसी वजह से भेजा जा रहा है कि इस काम में पहले से 21 टीमें वेस्ट बंगाल में मौजूद है, लेकिन और अतिरिक्त टीमें भेजी जा रही है। हमें जानकारी ये भी मिली है कि रजनी 4 बजे एनडीआरएफ के महानिदेशक और साथ ही साथ आईएमडी के महानिदेशक एक बार मीडिया से भी बातचीत करेंगे और एडिशनल डिटेल्स और किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है उसके बारे में मीडिया को जानकारी भी देंगे। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर राहत कार्य अभी जारी है और वहां पर कैसे व्यवस्था दोबारा बहाल हो इस पर काम जारी है और इसी के तहत आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एनडीआरएफ की और आईएमडी की। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के तट पर तबाही मचाने के बाद चक्रवात अम्फन अब पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ चला गया है। अब इस तूफान का पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अम्फन अब और कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और कोलकाता से उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा में 270 किलोमीटर की दूरी तक चला गया है। ये तूफान अभी असम से धुबरी से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और बांग्लादेश के रंगपुर के दक्षिण पूर्व में 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तूफान अब उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां इसके कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में बदल जाने की संभावना है।
वहीं चक्रवात अम्फन के दौरान बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से कोलकाता हवाई अड्डे पर पानी जमा हो गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हवाई अड्डे का हैंगर भी गिरकर पानी में डूबा नजर आ रहा है। तो अम्फन से भारी नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में। कोलकाता की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अगली खबर केरला से। अलापुझा केरल में बैंकिंग सेवाओं को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। दरअसल देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से राज्य के अन्य क्षेत्रों से ये द्वीप अलग थलग पड़ गए थे। ऐसे में लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों ने खासतौर पर पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए खाता धारकों के खाते में जमा होने वाली रकम निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं आंध्र प्रदेश परिवहन विभाग ने अपनी अंतर्राज्यीय बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। सेवाओं के फिर से शुरू होने के बाद लोगों को विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टेशन पर बसों से चढ़ते और उतरते देखा गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लगभग 38 बसें अपने 38 सड़कों पर चलेंगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के MSME सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने रक्षा तकनीक और उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने के लिए लघु और मझोले उद्योगों को आगे आने का आह्वान किया है। इसी सम्मेलन का आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स CII और रक्षा उत्पाद विभाग ने मिलकर किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में MSMEs की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में MSMEs का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। और मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन इंडस्ट्रीज की रेजिलियंस और कैपेबिलिटी किसी भी चुनौती से पार पाने में पूरी तरह से सक्षम है। कोविड-19 जैसे संकट हमारे संसाधनों पर इफेक्ट डाल सकते हैं, पर हमारे फेथ और कॉन्फिडेंस को प्रभावित नहीं कर सकते, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते। एक कलेक्टिव इफर्ट के माध्यम से मुझे यकीन है कि MSMEs हमारे देश की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि MSME से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही ये लोगों के रोजगार बचाने में भी कारगर होंगे। सरकार आम जनता को बेहतर भविष्य और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप में हम पूरी तरह से तत्पर हैं। और MSMEs को मजबूती देना उसी लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा एक माध्यम है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित आत्मनिर्भर भारत अभियान इंडियन इंडस्ट्री को अनेकों अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रदान करेगा और लाखों रोजगारों को रिस्टोर करने में यह सहायक होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे समेकित प्रयास से लघु और मझोले उद्योग सुरक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए निर्यात के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जुड़ेंगे और इस रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। मैं आश्वस्त हूं कि आप जैसे लोगों के रहते हुए हमारा भारत लंबे समय तक अब इंपोर्टिंग कंट्री नहीं रहने वाला है, बल्कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इमर्ज होकर खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,938 स्वयं सहायता समूहों को 218 करोड़ 49 लाख रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन हस्तांतरण करते हुए कहा कि सरकार गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त करेगी, जो गांव के लोगों को वही पैसे उपलब्ध कराएंगी। अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, यह है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये।
यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा के लोलप के जंगलों में राज्य की पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की 28 बटालियन के संयुक्त तलाशी अभियान में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही लोग अभी हाल ही में आतंकी समूह में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।